आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी समझेंगे। ये दोनों आर्टिकल्स को कैसे और क्यों बनाया गया था, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, लोगों को इनसे क्या प्रॉब्लम हो रही थी, इन्हें क्यों हटाया जा रहा है और कैसे हटाया जा रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये दोनों आर्टिकल्स के हटने से क्या इम्पैक्ट आएगा। क्लैरिटी के लिए हम एक टाइमलाइन डिस्कस कर लेते हैं जिसमें 35A और 370 के आने से लेकर अगस्त 2019 तक जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं हम उसे समझ लेंगे। इससे क्या होगा कि आप अपने आप एक पिक्चर बना पाएंगे कि क्यों 35A और 370 को इतना वाइडली डिस्कस किया जा रहा है, इस पर इतनी डिबेट क्यों हो रही है। हमारी टाइमलाइन की पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट डेट है 26 अक्टूबर 1947। इसी दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और महाराजा हरि सिंह के बीच में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था। इसी दिन से जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया था। इसके बाद है 1949। लेकिन 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनकर तैयार नहीं हुआ था, उसे अभी भी लिखा जा रहा था। तो 17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 370 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इनकॉर्पोरेट कर लिया गया था। इसके बाद आता है 26 जनवरी 1950, हमारा रिपब्लिक डे। इस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एप्लीकेबल होना स्टार्ट हो गया था। अब जम्मू एंड कश्मीर के टॉपिक से रिलेटेड 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखते हैं। पहला आर्टिकल 1 जो जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का स्टेट डिक्लेयर करता है, और दूसरा आर्टिकल 370 जो जम्मू एंड कश्मीर के टेम्पररी स्टेटस की बात करता है। इसके बाद आते हैं 1954 में। देखिए 35A और 370 में जो भी चेंजेस किए जा रहे हैं ये एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 14 में 1954 को, जिसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954। 1954 के इसी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आर्टिकल 35A को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर लिया गया था। यही वो आर्टिकल है जो इंडिया के बाकी सिटीजन्स पर रोक लगाता है और जम्मू एंड कश्मीर में कौन परमानेंट रेसिडेंट बन सकता है ये बताता है। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि जनरली अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखेंगे तो उसमें आपको आर्टिकल 35A नहीं मिलेगा, पर अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर देखेंगे तो उसमें आपको 35A जरूर मिलेगा। इसके बाद है 17 नवंबर 1956। इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एप्लीकेबल होना स्टार्ट हो गया था। अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का इंटीग्रल पार्ट डिक्लेयर करता है। अब 1947 से 1990 में जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी चेंजेस आए। हालिया माहौल को देखते हुए 1990 में जम्मू एंड कश्मीर में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को इम्पोज कर दिया गया। इसके बाद हम आ जाते हैं 2015 में। इस ईयर भारतीय जनता पार्टी ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर जम्मू एंड कश्मीर में एक गवर्नमेंट फॉर्मुलेट की। इसके बाद 2016 में महबूबा मुफ्ती को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। इसके बाद हम आ जाते हैं जून 2018 में, जब बीजेपी पीडीपी के साथ अपना अलायंस तोड़ देती है। अब जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 92 ये कहता है कि अगर स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ठीक से ना चल रही हो तो स्टेट में गवर्नर रूल स्टार्ट हो जाता है। तो जम्मू एंड कश्मीर में जून 2018 से गवर्नर रूल स्टार्ट हो जाता है और दिसंबर 2018 से जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया जाता है। इसके बाद मई 2019 में बीजेपी पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीत जाती है और बीजेपी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है वो बहुत ही साफ शब्दों में 35A और 370 को हटाने की बात कहता है। तो ये थी 1947 से लेकर मई 2019 की टाइमलाइन। तो इस टाइमलाइन से आपको एक जनरल आइडिया मिल गया होगा कि अभी तक क्या क्या चीज़ें हुई हैं। अब हम ज़रा देखते हैं कि एक्चुअली में आर्टिकल 35A और 370 क्या है। क्योंकि आर्टिकल 370 पहले आया था तो हम 370 पहले डिस्कस करते हैं। देखिए आर्टिकल 370 लाया क्यों गया था, क्योंकि 1947 में हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था और ये कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए हम स्पेशल प्रोविजन बनाएंगे। उसी चीज़ को फुलफिल करने के लिए हमने आर्टिकल 370 इंक्लूड किया। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब से ही आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब आर्टिकल 370 करता क्या है, ये जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है। ये कहता है कि बाकी जो भी लॉज है वो जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होंगे, जम्मू एंड कश्मीर के लिए स्पेशल लॉज बनाए जाएंगे। पर आर्टिकल 370 ये भी कहता है कि ये एक टेम्पररी प्रोविजन है। जी हाँ, 370 का ही टेक्स्ट ये कहता है कि स्पेशल स्टेटस देने की जो बात की गई है या स्पेशल अरेंजमेंट करने की जो बात की गई है ये सिर्फ एक टेम्पररी प्रोविजन है। इसके बाद आर्टिकल 370 में ही इसके रिमूवल की बात की गई है। रिमूवल का प्रोसीजर क्या दिया गया है
प्रेसिडेंट चाहे तो एक पब्लिक ऑर्डर, एक पब्लिक नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं और ये कह सकते हैं कि आज से आर्टिकल 370 एप्लीकेबल नहीं होगा। पर ये पब्लिक ऑर्डर निकालने से पहले उन्हें जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब अगर रिमूवल का प्रोसीजर 370 में दिया हुआ था तो हम 370 को हटा क्यों नहीं रहे थे? क्योंकि जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से परमिशन लेने की बात की गई थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो 1957 में ही डिसॉल्व हो गई थी। ये बता दो कि लेजिस्लेटिव असेंबली और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दो डिफरेंट चीज़ होती है। 370 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई थी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो यही डेडलॉक था जिस वजह से 370 को रिमूव करने में परेशानी आ रही थी। नेक्स्ट है आर्टिकल 35A। तो आर्टिकल 370 में जो स्पेशल स्टेटस देने की बात की गई है उसी चीज़ को फुलफिल करने के लिए 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला और वहीं से आया आर्टिकल 35A। अब जैसे आर्टिकल 370 बाकी स्टेट्स और जम्मू एंड कश्मीर को सेपरेट करता था, उसी तरह आर्टिकल 35A जम्मू एंड कश्मीर में जो रहने वाले लोग हैं उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता था। जानते हैं कैसे? सबसे पहले आर्टिकल 35A ये कहता है कि वो लॉज जो बाकी पूरा देश फॉलो कर रहा है, सारे लॉज जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होंगे। प्रेसिडेंट स्टेट असेंबली के साथ मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि वो कौन कौन से लॉज है जो जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल होंगे। दूसरा 35A ही वो प्रोविजन है जिसके थ्रू ये डिसाइड किया जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर में रहने वाले कौन से लोगों को परमानेंट रेसिडेंट्स माना जाएगा और कौन से लोगों को परमानेंट रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। अब परमानेंट रेसिडेंट की टर्म क्या होता है? देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में जो भी लोगों को परमानेंट रेसिडेंट माना जाता है उनके पास स्पेशल राइट्स होते हैं, उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं, और वो लोग जो परमानेंट रेसिडेंट नहीं हैं उनको बहुत सारी लिमिटेशंस फेस करनी पड़ती है। अब परमानेंट रेसिडेंट कौन होगा ये कैसे डिसाइड किया जाता है? ये डिसाइड किया जाता है 35A और जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। देखिए, ये कहते हैं कि वो लोग जो 14th में 1954 से जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट सब्जेक्ट हो, या फिर वो लोग जो वहाँ पर 10 साल से रह रहे हो, या फिर वो लोग जिन्होंने लॉफुली इमूवेबल प्रॉपर्टी अक्वायर की हो, सिर्फ यही वो लोग हैं जिनको परमानेंट रेसिडेंट माना जाएगा, बाकी लोगों को नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि परमानेंट रेसिडेंट हो या ना हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। इंपॉर्टेंट समझाने के लिए अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो राइट टू वोट जैसा जो बेसिक राइट है वो भी नॉन परमानेंट रेसिडेंट को अवेलेबल नहीं है। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्शंस है जो आर्टिकल 35A में थे, जैसे ये प्रोविजन वुमेन के लिए बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है। ये प्रोविजन और जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर कोई भी कश्मीरी वुमेन आउटसाइडर से या नॉन कश्मीरी से शादी करती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी राइट्स है वो खत्म हो जाते हैं। हाँ, 2002 में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें ये कहा गया कि कश्मीरी वुमेन की प्रॉपर्टी राइट्स इंटैक्ट रहेंगे, वो उसके पास ही रहेंगे, पर वो अपने प्रॉपर्टी राइट्स अपने बच्चों को ट्रांसफर नहीं कर सकती है। इसके बाद एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्शन ये है कि ये जो प्रोविजन है ये जम्मू एंड कश्मीर में जो डेवलपमेंट होनी चाहिए उसके लिए एक बहुत ही बड़ा स्पीड ब्रेकर है। कैसे? देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में जो भी गवर्नमेंट जॉब्स है, जो भी हाई एजुकेशन है, गवर्नमेंट एजुकेशन है, या फिर वहाँ पे जो भी लैंड है, वो सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जो वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट है। नॉन परमानेंट रेसिडेंट या बाकी इंडिया के जो सिटीजन्स है वो ये सारी चीज़ें अवेल नहीं कर सकते हैं। तो इन सारे प्रोविजन के चलते अगर कोई क्वालिफाइड डॉक्टर हो, रिसर्चर हो, टीचर हो या कोई स्पेशलिस्ट हो, वो यहाँ क्यों जाना चाहेगा जब उसको पता है कि यहाँ जाने के बाद उस पर बहुत सारे लिमिटेशंस इम्पोज होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्शन ये है कि इन्हीं प्रोविजंस के चलते जम्मू एंड कश्मीर में जो रहने वाले माइनॉरिटी ग्रुप्स है या वहाँ पे रहने वाले जो दलित ग्रुप्स हैं उनके अगेंस्ट बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो कुल मिलाकर कहें तो इंडिया के बाकी स्टेट्स और जम्मू एंड कश्मीर में जो इंटीग्रेशन हो जाना चाहिए उसमें जो हर्डल आ रही है, जो रुकावट आ रही है, वो इन्हीं प्रोविजंस की वजह से आ रही है। तो अब आपको पता होगा कि 35A और 370 से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब हम ये जानेंगे कि पार्लियामेंट ने इसका क्या सोल्यूशन निकाला। तो जो भी मैं अब आपको समझाऊंगी उसे प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, ना समझ में आए तो रिवाइंड करके फिर से सुनिएगा। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला जिसका नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954। इसी ऑर्डर की वजह से आया आर्टिकल 35A और जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन। 5 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने आर्टिकल 370 क्लॉज 1 में अपनी पावर्स को यूज करते हुए फिर से एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला। इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। अब ये ऑर्डर क्या करता था? सबसे पहले ये कहता था
कि ये जो 2019 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है ये 1954 की ऑर्डर को ओवरराइड करेगा, सुपरसीड करेगा, रिप्लेस करेगा। तो 2019 के इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ने 1954 के इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को रिप्लेस कर दिया। तो जैसे ही इसने इस ऑर्डर को रिप्लेस किया तो ये ऑर्डर का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया और उसी के साथ आर्टिकल 35A और जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन भी खत्म हो गया। इट सीज्ड टू एग्जिस्ट। जैसे ही 2019 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर रिलीज हुआ वैसे ही होम मिनिस्टर अमित शाह ने 2 रेजोल्यूशन प्रपोज किए। पहला उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 की वजह से काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसलिए हमें आर्टिकल 370 में ऐसे चेंजेस लाने चाहिए कि आर्टिकल 370 इनऑपरेटिव हो जाए, आर्टिकल 370 एप्लीकेबल ही ना हो। और दूसरा उन्होंने प्रपोज किया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल। इन दोनों रेजोल्यूशंस को प्रपोज करते हुए होम मिनिस्टर ने कहा कि आर्टिकल 370 की वजह से ही जम्मू एंड कश्मीर में पूरी तरीके से डेमोक्रेसी नहीं आ पा रही है, स्टेट का डेवलपमेंट रुका हुआ है। एग्जाम्पल के रूप में उन्होंने कहा कि जैसे स्टेट में आयुष्मान भारत स्कीम एप्लीकेबल है, पर कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर जम्मू एंड कश्मीर में क्यों जाएगा जब वो जानता है कि उस पर बहुत सारे लिमिटेशंस इम्पोज होंगे। अब ये देखते हैं कि इन 2 रेजोल्यूशंस का क्या हुआ। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पहला रेजोल्यूशन था आर्टिकल 370 का, उसके साथ क्या हुआ। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि हम आर्टिकल 370 को क्यों नहीं हटा पा रहे थे, क्योंकि आर्टिकल 370 में लिखा था कि अगर आपको इसे हटाना है तो पहले आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से परमिशन लेनी पड़ेगी, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो थी ही नहीं, तो ये एक डेडलॉक था। पर 2019 के जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है उसने इस डेडलॉक को ही खत्म कर दिया। इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ने आर्टिकल 367 में ऐड किया क्लॉज 4। वैसे तो इसमें 4 चेंजेस किए गए थे, पर 370 से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ। आर्टिकल 367 क्या है? ये आर्टिकल 370 का इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। आर्टिकल 367 ने कहा कि 370 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्ड यूज किया गया है, अब से उसका मतलब होगा लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डेडलॉक था वो ही खत्म हो गया। इसके बाद दूसरा रेजोल्यूशन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल का सेक्शन 3 ये कहता है कि एक न्यू टेरिटरी, एक न्यू यूनियन टेरिटरी बनाई जाएगी जो कंप्राइज करेगा लद्दाख, कारगिल और लेह का रीजन। और इसी का सेक्शन 4 ये कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर नाम की एक और यूनियन टेरिटरी बनाई जाएगी। लद्दाख की जो यूनियन टेरिटरी है वो विदाउट लेजिस्लेचर होगी और जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर होगा। चलिए अब हम क्विकली 35A के हटने से और 370 में जो चेंजेस आए हैं उनसे क्या इंपैक्ट होगा ये देख लेते हैं। डुअल सिटीजनशिप की जगह सिंगल सिटीजनशिप होगा। स्पेशल स्टेटस ऑफ पावर रिमूव कर दिए गए हैं। कोई सेपरेट फ्लैग नहीं होगा, सिर्फ इंडिया का फ्लैग होगा। एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की जगह पूरे इंडिया में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एप्लीकेबल होगा। वुमेन के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कि उनकी प्रॉपर्टी राइट्स उनके चिल्ड्रन को नहीं मिल रही थी, वो खत्म हो जाएगा। माइनॉरिटीज और बाकी क्लासेस के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जो प्रोहिबिशन हो रहा था, उसे भी रिमूव कर दिया गया है। पूरे देश की फुल यूनिटी, इंटेग्रिटी और डेमोक्रेसी में जो बाधा आ रही थी ये इन 2 आर्टिकल्स की वजह से आ रही थी, और ये 2 आर्टिकल्स पिछले 70 साल से एग्जिस्ट करते हैं। इस साल 2019 में पार्लियामेंट इसका सोल्यूशन ढूंढने निकली थी। मैं ऑप्टिमिस्ट हो रही हूँ ना मैं पेसिमिस्ट हो रही हूँ, मैं सिर्फ होपफुल हो रही हूँ कि पार्लियामेंट जो भी लॉज ला रही है, जो भी सोल्यूशन ला रही है, एट द एंड ऑफ द डे जम्मू एंड कश्मीर में जो रहने वाले लोग हैं, जो सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहे थे, उन्हें इसका बेनिफिट मिले। ग्राउंड रियलिटी में क्या हो रहा है, कोई इंप्रूवमेंट आ रही है या नहीं, ये तो हमें आने वाले सालों में ही पता चलेगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो यू कैन हेल्प मी शेयर दिस information by sharing my video. That's it for now. See you in the next class. Bye bye.